शुभ सकाळ विद्यार्थी मित्रांनो. कसे आहात सगळे? मजेत ना? दिलेला अभ्यास दररोज करताय ना? करायलाच पाहिजे. कारण हे तुमचं इयत्ता 9वीचं वर्ष, त्यात कोरोनाचं मोठं ग्रहण त्याला लागलेलं आहे. आणि कधी नव्हे ते तुम्हाला सर्वांना आज घरातच राहून अभ्यास करावा लागत आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, घरीच राहा, सुरक्षित राहा, अभ्यास करा. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे स्थूल वाचन काझीरंगा याचा भाग 2. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, पाठीमागच्या तासामध्ये आपण काझीरंगा या पाठाविषयी माहिती पाहिली. या पाठाचे लेखक वसंत अवसरे हे आसाममधील असलेलं जे काझीरंगा अभयारण्य आहे, त्या अभयारण्याला त्यांनी भेट दिली. त्या अभयारण्यामध्ये असलेले जे प्राणी आहेत ते पाहिले. त्या अभयारण्याचं रोमहर्षक असं वर्णन त्या ठिकाणी त्यांनी केलं. त्याविषयी माहिती पाहिली. बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने राइटर जब आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क में जब वो गए, तब वहाँ का जो रोमहर्षक दृश्य उन्होंने देखा, उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया. उसमें से हम लोगों ने एक शिंगी गेंडा काजीरंगा की जो करतम भूमि है उसके बारे में जानकारी पाई. अब आगे का जो पार्ट है उसे हमें कंटिन्यू करना है. तो बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए. देखते हैं द वर्ल्ड हेरिटेज साइट काजीरंगा नेशनल पार्क. काजीरंगा, लेखक वसंत अवसरे. जंगलात फिरण्यासाठी मला एक हत्तीन मिळाली होती. तिचे नाव वैजंती असे होते. देखो बच्चों, हम लोगों ने पहले ही देखा था कि राइटर जंगल की सफर करने के लिए गए थे. वहां पर पहले दिन तो बारिश थी. राइटर को लग रहा था कि बारिश होने के कारण अभी हमें वहां जाने के लिए मिलेगा नहीं, लेकिन राइटर का लक फैक्टर अच्छा था. तो वहां पर देखने के लिए दूसरे दिन जो बारिश हो रही थी वो कम हो गई थी, बारिश हट गई थी, आसमान एकदम खुला खुला सा था. तो राइटर वहां पर घूमने के लिए गए थे. तो वहाँ घूमने के लिए वहाँ की जो आसाम की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने लोगों को घूमने फिरने के लिए वो आसाम का जो काजीरंगा का नेशनल पार्क है, वो नेशनल पार्क देखने के लिए खास हत्तियों को, एलिफेंट को ट्रेनिंग दिया था. और राइटर को वो हत्ती मिला था जिसका नाम था वैजंती. हत्ती का फीमेल जो होता है उसको हत्तीन कहते हैं मराठी में, और जो हत्तीन राइटर को मिली थी उसका नाम था वैजंती. राइटर देखो वैजंती के बारे में क्या कहते हैं. मोठी देखणी, इंद्राच्या ऐरावताची मुलगी शोभेल अशी होती ती, आणि चालत पण अशी होती, अशी एटीत की गवतातून चालताना जणू रेशमी साड़ी सळसळते आहे असे वाटावे. राइटर उस हत्तीन का वर्णन यहाँ पर करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं. कहते हैं कि जो इंद्रदेव है और उनका जो वाहन ऐरावत यानी कि हत्ती है वो बड़ा, उसकी लड़की ये वैजयंती है, ऐसे बोल रहे हो, क्योंकि वो वैजयंती का रूप ही कुछ रोमहर्षक था. देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाया है. कितनी बड़ी हत्तीन है ये. राइटर कहते हैं कि ये हत्तीन इतनी बड़ी है, उसकी चाल ऐसी है, इतनी ऐट से वो चलती है कि माना कि ऐसे चल रहा है कि हरे भरे ग्रास में जब वो चलती है तो ऐसे लग रहा है कोई रेशम की साड़ी ही वहां पर लह गई है. निघाल्यापासून थोड्याच वेळात ती एका जराशा उघड्या ठिकाणी आली आणि माहुताने खून केल्याबरोबर उभी राहिली. जब राइटर जो गेस्ट हाउस से निकले थे, तो वहां से निकलने के बाद कुछ और दूर चलने के बाद एक खुली जगह पर वो हत्तीन वैजयंती खड़ी हो गई. खड़ी कैसे हो गई? हत्तीन को जो चलाने वाला माहूत था, मतलब हत्ती को जो चलाता है, उसको जो ऑपरेट करता है, जैसे गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं, उसी प्रकार उस हत्ती को चलाने वाला जो रहता है उसको मराठी में माहूत कहते हैं. उसने खून किया. खून किया मतलब इशारा किया. इशारा करती ही वो खड़ी हो गई.
समोरच आमच्या जवळ एक गेंडा अगदी निश्चल उभा होता। हमारे सामने ही एक बहुत बड़ा गेंडा, देखा आपने पिक्चर में कितना बड़ा है? वो एक गेंडा एकदम शांति से खड़ा है। तो उसको देखकर उस माहौत ने क्या कर दिया, वैजयंती को इशारा कर दिया और उसे रुकने के लिए बोल दिया। वैजयंती रुक गई। चिखलात घालून पहाऱ्यावर उभ्या असलेल्या एखाद्या विशालकाय योद्ध्यासारख्या चिलखत, ऐसे कहते थे। अभी जो पुलिस लोग वगैरह गोलियों से बचने के लिए जो कोट पहनते हैं, तो पुराने जमाने में जब युद्ध करने के लिए कोई सैनिक जाता था तो उसके शरीर के ऊपर लोहे का कपड़ा पहनाया जाता था, तो जिससे कोई भी तलवार का घाव हो नहीं सकता है, इसीलिए वो उसको चिलखत कहते हैं। अब यह गेंडा इस तरह से खड़ा था, ऐसा पहारा देके वहां पे खड़ा था एक बड़े योद्धा की तरह, जैसे कि मैदान में कोई योद्धा खड़ा है चिलखत पहन के। जराशी मान हलवून त्याने आमच्याकडे पाहिले। उसने थोडाशी आपली गर्दन घुमाई और हमारी तरफ देखा। वो मनात नक्की केले की आपली जागा सोडून पुढे होण्याची काही जरूरी नहीं। उसने डिसाइड कर दिया हमें यहाँ से हिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको जाने के लिए आजू बाजू से कई सारी रास्ता है। त्याचा फोटो घेण्याची माझी मनीषा जाणून माहुताने हत्तीनीला चुचकारत उभी केले और उस गेंडा की तस्वीर मुझे खींचनी, उसके फोटो मुझे खींचने, ये मेरी इच्छा को जानकर, मनीषा मतलब इच्छा, आस, उसको जानकर उस माहूत ने उस हत्तीन को खड़ा कर दिया और राइटर ने उस गेंडा के बहुत सारी तस्वीरें वहां पर खींच ली। मी गेंड्याचे मनसोक्त फोटो घेतले, मुझे जितने चाहिए उतने फोटो मैंने उस गेंडा के खरीद खींच ले। अब देखो ये गेंडा कैसे चल रहा है, कैसे खड़ा है इधर। त्या माहुताकडून दोन गोष्टींची माहिती मिळाली। उस माहूत की तरफ से, वो जो हाथी को चलाने वाला है उसकी तरफ से राइटर को दो चीजों की जानकारी मिली। कौन सी दो चीजें? देखो, बाजारात गेंड्याच्या नाकावरील शिंगाची किंमत जवळ 2000 रुपये इतकी असते, ही एक। व दुसरी अशी की शरीर थंड राखण्यासाठी चिखलाने अंग माखून घेणारा गेंडा हा सामाजिक आरोग्याचा भोक्ता असतो। पहली चीज उस माहूत ने राइटर को बताई कि उस गेंडा के ऊपर जो सिंग है उसकी मार्केट में कीमत 2000 रुपए है। दूसरी बात बताइए कि ये जो है अपने आप को बचाए रखने के लिए पूरी तरह से कीचड़ में से, इसके ऊपर देखो कीचड़ भरा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है, अपना शरीर पूरी तरह से कीचड़ में से भर लेता है ताकि बाहरी परेशानियों से वो बच सके, अपने शरीर को वो ठंडा रख सके, इसलिए खुद को वो क्या कर देता है, कीचड़ में डुबा लेता है। संबंध मोठ्या जंगलात फक्त एकाच ठिकाणी जाऊन तो आपली विष्ठा टाकतो। इसकी दूसरी खासियत क्या बताए कि ये गेंडा बहुत ही होनहार होशियार प्राणी है। वो एक ही जगह पर जाके क्या कर देता है, अपनी विष्ठा डाल देता है। कित्येक मैल दूर असला तरी त्याच एकाच जाग्यावर तो नेहमी परतून येतो, कितना भी दूर क्यों ना हो। लेकिन विष्ठा मतलब, अरे हम लोग सुबह सुबह जाते हैं ना डब्बा लेके, हाँ सही समझे। हाथी भी रोज जंगल में जिधर खुली जगह मिली उधर अपनी गंदगी नहीं कर देता है, विष्ठा डालता नहीं है, रोज एक ही जगह पे जाता है, भले कितनी भी दूर क्यों ना जाए वापस उसी जगह पर आता है। शेजाऱ्या पाजाऱ्यांना त्रास होईल असे वागू नये हे समजणारा गेंडा निसंशय शहाणाच म्हटले पाहिजे। अरे अपने अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनको हमारी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसे समझने वाला ये प्राणी है। नहीं तो बच्चों हम देखो घर में क्या करते हैं, कचरा रहता है बाजू वाले के घर के सामने फेंक देते हैं, लेकिन गेंडा ऐसे नहीं करता है। वो गेंडा जो है वो क्या करता है, कहीं पर भी क्यों ना हो लेकिन अपनी विष्ठा डालने के लिए एक ही जगह पर रोज जाता है। माहुताने खून केली व गरकन वळसा घेऊन वैजंती दुसरीकडे निघाली। फिर माहूत ने इशारा कर दिया, वैजंती दूसरी तरफ चलने लगी। त्याच वेळी एक पांढरा शुभ्र गाय बगळा डोक्यावरून पंख हलवत उडाला और बिल्कुल उसी बात पर एक पांढरा शुभ्र गाय बगड़ा मतलब गाय के ऊपर बैठने वाला बगड़ा, बगुआ जो होता है, वो यहाँ से उठा और दूसरी जगह पर जाके बैठ गया। मी लगेच मनात नक्की केले, तभी मैंने मेरे मन में ठान लिया कि जवळपास कुठेतरी रान मशीनचा कळप असला पाहिजे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रान मशीन मतलब फॉरेस्ट बफेलो, भैंस मतलब बफेलो, कहीं ना कहीं नजदीक ये बफेलो का ग्रुप होना चाहिए। माझा तर्क खरा ठरला। मेरा जो
अनुमान था वो एकदम सही निकला। ये रान बगड़ा, ये बगुआ, देखो भैंस उस जंगल में चारा खा रही है और ये बगुआ उसके ऊपर जाके बैठ गया है। अब ये बगुआ उधर जाके क्यों बैठा है ये हम लोग देखते हैं। गिरकी घेऊन बगळा जिथे उतरला त्या दिशेने माहुताने वैजयंतीला हाकारले आणि 5-15 म्हशींचा एक कळप शांतपणे चरताना आमच्या दृष्टीस पडला। जब उस माहूत ने दूसरी तरफ जहाँ पे बगड़ा उतरा है, वो बगुआ उतरा है, उस तरफ लेके गया तो हम लोगों ने वहां पे देखा तो 15 के करीबन लगभग 15 जो गाय फॉरेस्ट बफेलो है वो वहां पर ग्रास खा रही थी और ये बगुआ उनके ऊपर बैठा हुआ था। क्यों बैठा होगा बच्चों उसके ऊपर? तो देखो क्यों बैठा होगा। म्हशी गवतातून चालतात त्यावेळी गवतातले अनेक लहान कीटक घाबरून हवेत उडतात। जब ये बफेलो उस ग्रास में से चलती है तो उस ग्रास के ऊपर बैठे बैठे जो छोटे छोटे कीटक होते हैं, कीड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, डर के मारे उड़ते हैं। जैसे ही वो उड़ते हैं तो ये बगुआ उनके पीठ पर बैठकर क्या कर देता है, उड़ने वाले उस कीड़ों को खा लेता है। त्यांना खाण्यासाठी बगळे नेहमीच म्हशींच्या जवळ अथवा त्यांच्या पाठीवर येऊन बसतात और उन कीड़ों को खाने के लिए वो बगुआ क्या करते हैं, उस बफेले को ऊपर बैठते हैं या तो उनके आजू बाजू में रहते हैं। विशाल शिंगाच्या 10-15 म्हशींच्या मधून वावरणारे बगळे पाहून मनात आले की निसर्गाची ही काळ्यावरची पांढरी लिपी केव्हा तरी कागदावर चित्रित केलीच पाहिजे। अरे वो विशाल, विशाल मतलब बहुत बड़े सिंह, जैसे उस गेंडा को सिंह है यहाँ पर पिक्चर में दिखाई देने वाले हैं, वैजयंती को सिंह दिखाई देते हैं। उसी प्रकार ये जो बफेलो है, बफेलो के सिंह भी बहुत बड़े बड़े होते हैं और उसको देखकर वो बफेलो का कलर है ब्लैक कलर और ये बगुआ का कलर है व्हाइट कलर। तो राइटर कहता है कि ये सारा दृश्य देखकर वो दृश्य अपने ड्राइंग पेपर पे उनका ड्राइंग निकालना चाहिए ऐसे मुझे लग रहा है। आसामी जंगलातल्या, आसामी मतलब ये आसाम राज्य के जंगल में आसामी जंगलातल्या या रानमशीनचे शिंगे दिसायला मोठे सुंदर आणि विशाल अर्धचंद्राकृती असतात। अर्धचंद्राकृती मतलब हाफ सर्कल टाइप, अर्धचंद्र, अर्धचंद्र मतलब बी की तरह हाफ सर्कल। राइटर कहता है कि जंगल की ये जो फॉरेस्ट बफेलो है उनके सिंग जो है बहुत ही सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं और वो कैसे दिखाई देते हैं, हाफ मून की तरह, हाफ सर्कल की तरह दिखाई देते हैं। चलो बच्चों आज इस पार्ट को हम लोग यहीं पर देखते हैं। इसका पार्ट का जो बचा हुआ भाग है पार्ट 3 में हम उसको देखेंगे, लेकिन तब तक मैं आपको एक पीडीएफ फाइल भेजूंगा जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे। वो क्वेश्चन आंसर्स आप लोग अपनी बुक में लिखेंगे। पहले भी 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए थे वो भी आप लोगों ने लिखे होंगे। उम्मीद करता हूँ बी ऑनेस्टली आप अपनी होमवर्क अच्छे से करते होंगे। बच्चों जहाँ तक ये पार्ट हमारा आज खत्म हुआ है वहां तक पूरे लेसन को 2 to 3 टाइम्स उसको रीड करना है। बी ऑनेस्टली लिखना, ईमानदारी से उसको पढ़ना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।